हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि तुम्हारा यूनिट 3 के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूनिट तो छोड़ो, सिलेबस तो छोड़ो, रियल लाइफ में तुम्हें ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। तुम किसी भी दुकान में सामान खरीदने जाओगे, वो तुम्हें साथ में बिल देगा। बिल तो देगा ही, बिल तो लोगे तुम उससे। बिल के साथ एक ई वे बिल का एक ऑप्शन होता है। ई वे बिल का एक प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने बनाकर रखा है ई वे बिल का प्रोविजन, ताकि टैक्स चोरी ना हो पाए। ई वे बिल का प्रोविजन। अब इस ई वे बिल का प्रोविजन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल? ई वे बिल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल? पहले क्या होता था मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये ना दुनिया बहुत चालाक है, ये लोग जो है ना बायर सेलर बहुत चालाक है, ठीक है। ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, दोनों हंस रहे हैं। देखो दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, एक कौन है? बायर, और एक कौन है? सेलर। ध्यान से समझना लॉजिक को। एक है बायर, एक है सेलर, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बिकॉज इन लोगों ने आपस में क्या फाइनल किया पता है? एक काम करते हैं, बायर सेलर से सामान खरीदेगा 1 लाख रुपए का सामान, उस पर 18% जीएसटी होना चाहिए, गवर्नमेंट को देना है। 1,18,000 रुपए का सामान होना चाहिए। इन्होंने आपस में डील किया कि एक काम करते हैं भाई, दोनों हंस कर रहे हैं, हंसते हंसते बात कर रहे हैं। मैं तेरे से 1 लाख का सामान खरीदूंगा, एक काम कर, तू मुझे बिल मत दे, विदाउट बिल, विदाउट। तो अगर बिल ही नहीं होगा, इनवॉइस ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो 18,000 रुपए बच जाएंगे। इस 18,000 रुपए को हम आधा आधा भाग कर लेते हैं। बात समझ में आया? इस 18,000 को हम आधा आधा भाग कर लेंगे। आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूंगा, दोनों का प्रॉफिट। क्या फायदा सरकार को टैक्स देकर? किसका फायदा हुआ है आज तक सरकार को टैक्स देकर? तो एक काम करते हैं, हम दोनों आधा आधा रख लेते हैं। और दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर इन्होंने जब देखा कि नियम कानून तो कुछ और है, जब भी तुम बायर, ये क्या था? ये था फर्नीचर था, ठीक है, फर्नीचर। ये जब फर्नीचर इन्होंने डील कर लिया, बिल ले लिया, बिल विदाउट बिल चले गए। या इन्होंने काम किया कि एक काम कर, बिल बना देते हैं, जैसे ही सामान मेरे घर पहुंच जाएगा मैं बिल को, क्योंकि रास्ते में हो सकता है जीएसटी ऑफिसर पकड़ ले, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर पकड़ के बिल दिखाओ बोल दे। गेट से बाहर निकले तुम और जीएसटी ऑफिसर ने देख लिया कि तुमने बिना बिल का लिया है और तुम्हें पकड़ ले, तो उस केस में तो फंस जाओगे। तो इन्होंने एक काम किया कि एक पेपर में सुन, एक काम कर, बिल बना दे, मैं घर लेकर जाता हूं, जैसे ही फर्नीचर मेरे घर के अंदर डिलीवर हो जाएगा इस बिल को हम फाड़ देंगे। तू भी फाड़ देना, मैं भी फाड़ दूंगा, काम खत्म, किसी को पता नहीं चलेगा, हो गया काम, बिना जीएसटी के काम हो गया। तो इसमें जब ये लोग ऐसा कर रहे थे, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे और सामान लेकर जा रहे थे, तो रस्ते में यहां पर जीएसटी ऑफिसर बैठा था। जीएसटी ऑफिसर क्या बोला? लाओ दिखाओ बिल, दिखाओ बिल। इन्होंने बोलो, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते बिल दिखा दिया। बिल में क्या लिखा था? 1 लाख प्लस 18,000, क्योंकि इन लोग तो फाड़ने वाले हैं घर जाकर बिल को, है ना, तो ये फाड़ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसने मांगा, एक काम करो, ई वे बिल दिखा दो। हैं, दोनों का माथा चकरा गया। व्हाट इज ई वे बिल? तो जीएसटी ऑफिसर ने समझाया, जब भी तुम 50,000 रुपीज से ऊपर का सामान बेचोगे और वो सामान बायर और सेलर के बीच में डिलीवर होगा, मतलब सेलर बायर के घर में भेजेगा या बायर खुद जाकर लेकर आएगा, जो भी होगा, रास्ते में जब वो सामान होगा और उसका वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ऊपर है, तो उस केस में तुम्हें एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू जनरेट अ ई वे बिल। व्हाट इज ई वे बिल? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये तुम्हें जनरेट करना पड़ेगा। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल? ये सेलर अपने जीएसटी पोर्टल में एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल का अलग से पोर्टल होता है। दिखाऊं तुम्हें ई वे बिल का पोर्टल?
कहाँ गया कहाँ गया? तुम बोलोगे सर आप बहुत टाइम लगाते हो ये वो। अरे तो तुम्हें समझाना जरूरी है ना, टाइम लगे तो लग जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। हमें कौन सा कोई ट्रेन पकड़ना है, लग जाने दो टाइम। ई वे बिल, ई वे बिल, इसका अलग से पूरा गवर्नमेंट का पोर्टल। अच्छा, साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्या हो गया, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ, ये नालायक सब ऐसे ही हैं। हमारा इंटरनेट तो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है भैया? नहीं, इंटरनेट तो है, फिर क्या हो गया? आओ देखते हैं। हाँ हाँ, ब्राउज़र कहाँ है, ये रहा। नो इंटरनेट। हाँ, चलो ठीक है, तुम एक काम करना, गूगल में जाना, ई वे बिल लिखना, ई वे बिल, और तुम्हें वहां पर क्या मिल जाएगा, ई वे बिल का पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, मैं आ जाता हूँ इसमें। ई वे बिल के पोर्टल में जाकर सेलर एक बिल जनरेट करेगा। सेलर ये बिल किस लिए जनरेट करेगा? ये बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है जब भी गुड्स का वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर होता है, और ये बिल को तुम डिलीट नहीं कर सकते। ई वे बिल है मतलब ये प्रूफ है कि तुमने सामान भेजा है, बायर ने सेलर से सामान लिया है, सेलर ने बायर को सामान दिया है। और उस केस में जीएसटी ऑफिसर, अगर तुम ये ई वे बिल जनरेट नहीं करते हो तो जीएसटी ऑफिसर तुमसे जीएसटी भी लेगा, फाइन भी लेगा, पेनल्टी भी लेगा, और भी पता नहीं क्या क्या करेगा। बात समझ में आया? तो रास्ते में बायर के घर से सेलर तक या सेलर के घर से बायर तक जब सामान आना जाना करता है, तो इस रास्ते में कोई जीएसटी ऑफिसर अगर तुम्हें पकड़ेगा तो तुमसे क्या मांगेगा? ई वे बिल मांगेगा। ई वे बिल में सब कुछ लिखा होगा, क्या सामान है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन से गाड़ी में जा रहा है, कितना बजे यहाँ से निकलेगा, कितना बजे यहाँ पहुँचेगा, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। और अगर तुमने ई वे बिल जनरेट किया है तब तो जीएसटी ऑफिसर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम्हें छोड़ देगा, जाओ बोलेगा। अगर ई वे बिल जनरेट नहीं किया है तो उस केस में तुम्हें यहाँ पर फाइन पेनल्टी लगा देगा। और ई वे बिल अगर तुम्हारा जनरेट हो गया है तो बाद में तुम ये जो बिल फाड़ने वाले थे, ये फाड़ कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो डिटेल आ गया ना, ऑनलाइन तो डिटेल अपडेट हो गया कि तुमने इससे सामान खरीदा है। चाहे तुम बिल फाड़ दो फिर भी तुम्हें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ई वे बिल का प्रोविजन ले आया, और ये 50,000 रुपीज से ऊपर के कॉमोडिटीज पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, एक बार में अगर 50,000 रुपए से ऊपर का सामान हो तो। आओ पढ़ते हैं ई वे बिल का प्रोविजन। Provisions regarding e-way bill in GST. What is an e-way bill? E-way bill is an electronic bill which will be required for the moment of goods GST paid goods where value of goods exceeds 50,000 rupees. जब 50,000 रुपए से ऊपर का वैल्यू होगा तो उस पर ई वे बिल लगे, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस रिलेटेड टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड इन जीएसटी रूल 17। पर्पस ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल क्यों लाया गया? ताकि जीएसटी के चोरी को रोका जा सके। तो चेक ऑन टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स का चोरी। टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ आर कंप्लाइड विथ, द ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट हुज वैल्यू एक्सीड्स 50,000 इज रिक्वायर्ड टू कैरी ई वे बिल इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रेट। जो ट्रांसपोर्टर होगा, जो ड्राइवर होगा गाड़ी का, उसके पास ई वे बिल होना चाहिए। अगर उसके पास ई वे बिल नहीं है तो उस केस में ई वे बिल अगर जनरेट नहीं हुआ है तो जीएसटी ऑफिसर तुम्हारे सामान के ऊपर जीएसटी भी लगाएगा, फाइन पेनल्टी सब लगा देगा। अगर तुम वो पेमेंट नहीं करते हो तो सारा गाड़ी सामान विथ व्हीकल पुलिस थाने में ले जाकर खड़ा कर देगा। बात समझ में आया? क्लियर है बात? तो ये होता है ई वे बिल का प्रोविजन। आओ आगे चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, एक बिल होता है ई वे बिल, मैं तुम्हें दिखाता अगर पोर्टल चलता तो। ई वे बिल का फॉर्मेट तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूं पूरा अच्छे तरीके से, किस तरीके से ई वे बिल होता है और क्या करना पड़ता है ई वे बिल के लिए। मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड रुको, अगर मेरे पास ई वे बिल होगा तो मैं तुम्हें जरूर से दिखाऊंगा। चलो फिलहाल तो ई वे बिल नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा ई वे बिल। एक ई वे बिल का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या होता है, पार्ट बी में क्या क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। पार्ट ए में कंटेन्स बेसिक डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स होता है? जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, जो
सामान खरीद रहा है, बायर है, उसका जीएसटी नंबर होता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सामान कहाँ पर डिलीवर होगा वहाँ का पिन कोड होता है। इनवॉइस और चालान नंबर एंड डेट, कौन सा बिल है तुम्हारा, बिल का इनवॉइस नंबर होगा, चालान नंबर, डेट होगा। वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें कितने रुपए का सामान है। गुड्स का एचएसएन कोड, कौन सा सामान जा रहा है, जो हम एचएसएन कोड के बारे में पढ़े थे ना, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर, वो एचएसएन कोड होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, गुड्स रिसीव्ड नंबर और रेलवे रिसीट नंबर और एयरवे बिल और बिल ऑफ लैंडिंग नंबर। अगर इस तरीके से बिल ट्रांसपोर्ट में जा रहा है या फिर रेलवे के थ्रू जा रहा है, एयरवे के थ्रू आया है सामान, तो वो डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तुम गुड्स क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सेल की वजह से, तुम बायर ने, सेलर ने माल बेचा है इसलिए जा रहा है सामान, जॉब वर्क के लिए जा रहा है, तुमने माल बेचा नहीं है, ठीक कराने के लिए। मान लो मैं अपना फर्नीचर यहाँ से संबलपुर भेजता हूँ, मैं बरगढ़ में हूँ, संबलपुर फर्नीचर लोड करके भेजता हूँ, वहां से ठीक होकर आएगा। तो रास्ते में जब फर्नीचर जा रहा होगा, अगर बीच में जीएसटी ऑफिसर पकड़ लिया तो वो बोलेगा इस फर्नीचर का ई वे बिल कहाँ है। तो मैं उससे झगड़ा किया कि इसको मैं बेचा थोड़ी हूँ, मैं तो ठीक कराने भेज रहा हूँ, तब भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तुम कोई भी सामान अगर रास्ते में लेकर जा रहे हो और डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है, ई वे बिल, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर तुम्हें पकड़ सकता है। ठीक है, तो मैं वहां पर लिखूंगा रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, मैं फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए भेज रहा हूं, और वहां से रिपेयर होकर जब आएगा तो वहां से लिखा जाएगा डिलीवरी आफ्टर रिपेयरिंग। वहां से जब सामान रिटर्न आएगा तो उसमें लिखा होगा कि रिपेयरिंग होने के बाद हम सामान को डिलीवरिंग कर रहे हैं। या लैपटॉप, मान लो मैं लैपटॉप भेजा हूँ एचपी कंपनी को, अपना लैपटॉप, मेरा 2 लाख का लैपटॉप था और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं कंपनी को भेजा, कंपनी वाले ने ठीक करके मुझे भेजा, तो ये रास्ते में डॉक्यूमेंट लगेगा तुम्हें ई वे बिल का। बात समझ में आया? तो ई वे बिल में रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और क्या है, पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल होता है, ट्रांसपोर्ट डिटेल, गाड़ी नंबर होता है, व्हीकल नंबर, जो गाड़ी का नंबर होता है, नंबर प्लेट नंबर डालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कंटेन ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग व्हीकल नंबर, कौन सा व्हीकल में जा रहा है, कहां से निकला, कहां जाएगा, ये डिटेल होता है पार्ट बी के अंदर में। तो पार्ट ए में होता है बेसिक डिटेल्स, पार्ट बी में होता है व्हीकल का डिटेल, कौन से गाड़ी में जा रहा है, कब जा रहा है, ये सारा डिटेल पार्ट बी में होता है। तो 2 पार्ट होता है ई वे बिल का, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, आगे चले। प्रिपरेशन ऑफ ई वे बिल, कौन प्रिपेयर करता है, कैसे प्रिपेयर होता है, ई वे बिल पोर्टल होता है। ठीक है, अलग से तुम गूगल में जाओगे, मेरा तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, अदरवाइज मैं दिखा देता तुम्हें। ई वे बिल पोर्टल होता है, प्रिपरेशन ऑफ ई वे बिल, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज अबव 50,000 रुपीज, जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, हर रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो सामान ट्रांसफर कर रहा है और उसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा, सेल फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए of the format GST waybill e-waybill 01 on common portal. The movement of goods may be caused. क्लियर है बात? और पार्ट बी में क्या होगा, ट्रांसपोर्टर डिटेल होगा। हु शुड जनरेट ई-वे बिल एंड व्हेन, कब जनरेट करना है, कौन जनरेट करेगा और कब जनरेट होगा। अगर मैं सामान बेच रहा हूं, मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, तो जीएसटी ई वे बिल कौन जनरेट करेगा और कब जनरेट करना है, उसका एक वैलिडिटी होता है। ऐसे नहीं कि तुम आज जनरेट कर दिए हो ई वे बिल और सामान 10 दिन के बाद जा रहा है। ई वे बिल का एक्सपायरी डेट होता है, वैलिडिटी होता है, उतने घंटों के अंदर, कुछ आवर्स रहता है, उस आवर्स के अंदर में तुम्हारे यहां से सामान सामने वाले के यहां तक पहुंच जाना चाहिए। अगर ई वे बिल एक्सपायर हो गया है और तुम्हारा सामान रास्ते में पकड़ाई में आया, तब भी तुम्हारे ऊपर फाइन पेनल्टी लगेगा। बात समझ में आया? हु शुड जनरेट ई वे बिल एंड व्हेन। देखो, कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनर या कंसाइनी दोनों, व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन ओन्ड हायर कन्वेंस बाय रेलवे, बाय एयर, बाय वेसल, किसी में भी कर रहे हो तुम ट्रांसपोर्ट, कंसाइनर या कंसाइनी मतलब बायर सेलर कोई भी जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टर कब जनरेट करेगा, व्हेन गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, जब तुम ट्रांसपोर्टर को सामान दे देते हो और ट्रांसपोर्टर अपने सुविधा के हिसाब से बाय रोड उसे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, व्हेन आइदर कंसाइनर और कंसाइनी जनरेट्स ई वे बिल एंड द वैल्यू ऑफ इज मोर देन 50,000 रुपीज, जब 50,000 रुपीज से वैल्यू ज्यादा होगा, कंसाइनर कंसाइनी जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर खुद भी जनरेट कर सकता है इस केस में। प्रिंसिपल, when guide are sent by principal located in one state to a job worker located in the other state,
प्रिंसिपल कौन होता है पता है? जैसे मैं ज्वेलरी के एग्जांपल दिया था तुम्हें, मैं गोल्ड खरीदता हूं और उस गोल्ड को कारीगर जो तुम हमारा कारीगर है जो ज्वेलरी बनाता है उसे गोल्ड दे देता हूं, उस गोल्ड को वो कन्वर्ट करता है प्रॉपर चेन में, बैंगल्स में, अंगूठी में, मतलब ज्वेलरी में कन्वर्ट करके वो मुझे दे देता है। बात समझ में आया? तो ये जो है प्रोसेस, इसमें मैं प्रिंसिपल हूं और जो सामने वाला पार्टी है जिसको मैं सामान भेज रहा हूं उस पर काम करके उसे ज्वेलरी बनाने के लिए, वो है जॉब वर्कर। जैसे होता है मैं लकड़ी खरीद के कारपेंटर को दे दिया, कारपेंटर फर्नीचर बनाकर मुझे देगा, उसके घर भेज दिया, मैं कारपेंटर के पास भेज दिया, कारपेंटर अपने घर में काम करेगा, फर्नीचर बनाकर डायरेक्टली मेरे यहाँ डिलीवर कर देगा। ये जो प्रोसेस है इसमें मैं प्रिंसिपल हूं और कारपेंटर इज अ जॉब वर्कर, वो काम कर रहा है। तो इस केस में कौन जनरेट करेगा? प्रिंसिपल जनरेट कब करेगा? व्हेन गाइड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन द अदर स्टेट। प्रिंसिपल विल जनरेट ई वे बिल इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का वैल्यू जो भी हो तुम्हें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। ई वे बिल इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड पर्सन, एग्जेम्प्टेड पर्सन के केस में ई वे बिल कैसे जनरेट होगा? व्हेन हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर by a person who has been exempt from registration, requirement e-way bill will be generated by the said person। ई-वे बिल और दूसरा पार्टी ई-वे बिल जनरेट करेगा, और एक पार्टी एग्जेम्प्ट है तो दूसरा पार्टी जो है वो ई-वे बिल जनरेट करेगा, दोनों एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी ई-वे बिल नहीं जनरेट करने से भी चल जाता है। क्लियर है बात? चलें आगे। यस सर। in relation to a supply or for reasons other than supply or due to inward supply from an unregistered person. The supplier of goods or recipient shall generate e-way bill in format GSTR e-way bill 01। जो GST e-way bill जनरेट होता है उसका फॉर्म नंबर है GST e-way bill 01 after furnishing the information in part B of the said form। Thus, the responsibility provide information in part A of GST on supplier, whereas part B can be filled by recipient और transporter। सप्लायर जो है पार्ट ए भर के देगा, पार्ट बी कोई भी भर सकता है, सप्लायर खुद भी भर सकता है, बायर भर सकता है, ट्रांसपोर्टर भर सकता है, कोई भी पार्ट बी को अपडेट कर सकता है। बाय ट्रांसपोर्टर, सब रूल 1B provides that where e-way bill is not generated by consigner और consignee, अगर बायर या सेलर ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर रहे हैं, मान लो मैं सेलर था तुम बायर थे, हम दोनों ई-वे बिल जनरेट नहीं किए, हम जिस ट्रांसपोर्टर को सामान दिए, जिसके ट्रक में ये सामान जाएगा तुम्हारे यहाँ, वो ट्रक वाला खुद भी जनरेट कर सकता है। The e-way bill shall be generated by the transporter on the basis of information relating to the transporter submitted in part B by register. Thus, ultimately the responsibility to generate e-way bill is on transporter and he should not commence movement of goods unless e-way bill is generated। अगर कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, मान लो बायर नहीं किया, सेलर नहीं किया, ट्रांसपोर्टर भी नहीं किया, तो किसको पकड़ा जाएगा? Who will be responsible? The transporter will be responsible। क्यों? Because ट्रांसपोर्टर का ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे जब वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है तो उसमें ई-वे बिल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको इंश्योर करने का काम ट्रांसपोर्टर का होता है। अगर कंसाइनर कंसाइनी मतलब बायर सेलर जनरेट कर दिए तब तो ठीक है, अगर दोनों जनरेट नहीं किए हैं तो ट्रांसपोर्टर खुद जनरेट करेगा, और जब तक वो खुद जनरेट ना कर ले तब तक वो सामान को गोडाउन से मूव करना शुरू नहीं कर सकता। अगर सामान का मूवमेंट शुरू हो गया है तो ई-वे बिल उसके साथ होना मैंडेटरी है, अदरवाइज सब जेल जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। यस सर। इन केस मूवमेंट ऑफ इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो गुड्स को लेकर जा रहा है तो क्या करेंगे? इन हिज ओन कन्वेंस और द हायर्ड वन और थ्रू ट्रांसपोर्टर, ही और ट्रांसपोर्टर shall generate e-way bill। The explanation to rule 11 provides that where goods are supplied by unregistered person to a registered person, the movement is said to be caused by the recipient, where recipient is known at the time of movement। क्लियर है बात? अगर एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सामान भेज रहा है, तब रजिस्टर्ड पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनरेट करे ये बिल। कंफर्मेशन बाय रिसिपिएंट, सब रूल 18 प्रोवाइड्स दैट डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल शैल बी मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के पोर्टल में जीएसटी का वे बिल का डिटेल आ जाना चाहिए। इफ रजिस्टर्ड
हु शैल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड अंडर ई वे बिल। वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा कंसाइन। ऐसा नहीं कि तुम किसी के नाम से भी ई वे बिल जनरेट कर दिए, कोई भी क्या ऐसे किसी के नाम से भी जनरेट कर दोगे हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होगा। ई वे बिल उसी के नाम से जनरेट होना मैंडेटरी है, वो सामान जिसका है। जानबूझकर लोग फेक जीएसटी नंबर को डाल डूल कर ई वे बिल जनरेट कर देते हैं। क्या इस तरीके से काम होना चाहिए? नहीं, काम हमेशा उसी तरीके से होना चाहिए। मतलब इसमें लिखा गया है कि जो बायर है वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर तुम किसी के फेक जीएसटी नंबर में डालकर जी ई वे बिल जनरेट कर दिए, सामने वाला पार्टी के पास ऑप्शन है उसे रिजेक्ट करने का। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो तुम फंस जाओगे। बात समझ में आया? तो तुम किसी के गलत नाम नंबर पर ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। द रिजेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट कवर्ड अंडर ई वे बिल वेयर द रिसिपिएंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन 72 hours of the details being made available to him, it shall be deemed that he has accepted the goods. अगर 72 आवर्स में रिसिपिएंट बिल को रिजेक्ट नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है बात? मतलब 3 डेज के अंदर। नो ई वे बिल, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ई वे बिल नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? जब डिस्टेंस हमारा 10, कब नहीं लगता है ई वे बिल? इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Upon generation of e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, recipient, and transporter on the common portal. When the consignor or consignee has not generated form GSTR e-way bill 1 and value of goods is more than 50,000 rupees, the transporter shall generate the form on the basis of invoice, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान। जनरेशन थ्रू एसएमएस, तुम एसएमएस के थ्रू भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वेबसाइट में जाकर ई वे बिल पोर्टल में लॉगिन करके ही ई वे बिल जनरेट होगा, तुम बाय एसएमएस भी जनरेट कर सकते हो। द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड दैट द फैसिलिटी ऑफ जनरेशन एंड कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल मे ऑल्सो बी मेड अवेलेबल थ्रू एसएमएस। एसएमएस के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, चलें आगे। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, कितना दिन के लिए वैलिड होता है? अगर 100 किलोमीटर से कम क्या डिस्टेंस है, बायर और सेलर के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से कम है, तो वो 1 दिन के लिए वैलिड होता है। ठीक है। फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, उससे ज्यादा जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर होगा एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, मतलब दिन का 100 किलोमीटर। इस हिसाब से तुम्हें ई वे बिल का वैलिडिटी मिलता है। अगर बायर सेलर के बीच में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो तुम्हें 3 दिन का टाइम मिल जाएगा। ई वे बिल का वैलिडिटी 3 डेज का होगा, 3 डेज में तुम्हें सामान को पहुंचाना है। Thus, the validity of e-way bill depends on the distance between the origination and destination. The commissioner has been empowered to extend the validity. The explanation provides that relevant date shall be the date on which the e-way bill has been generated and period of e-way bill shall be counted from the time at which it has been generated. जब जनरेट होगा वहां से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कब जनरेट करना है? जब गुड्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है उस टाइम पर जनरेट करना है। ठीक है, चलो। सिचुएशन विद इन विच ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कब ई वे बिल नहीं लगेगा? कुछ एक्सेप्शन है जहां पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या एक्सेप्शन है आओ देखते हैं। When the goods being transported are specified under annexure of notification, इतना बेसिकली exempt goods सप्लाई कर रहे हो तो। When the goods are being transported by non motorized conveyance, रिक्शा में दे रहे हो, बैलगाड़ी में जा रहा है, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। रिक्शा में, टेम्पो, तुम्हारा भी जिसका नंबर प्लेट नहीं है, जिसमें मोटराइज्ड व्हीकल नहीं है, नॉन मोटराइज्ड, बुलक कार्ट में जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है, लेबर उठाकर लेकर जा रहा है, इस केस में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। व्हेन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू द इनलैंड कंटेनर डिपोट, जब इनलैंड कंटेनर डिपो एक होता है जहां पर सामान रखा जाता है, कस्टम से सामान क्लियर होकर ये डिपो में जाता है, फिर डिपो से जिन लोगों का सामान है वहां जाता है। तो कस्टम से क्लियर कराकर डिपो में रखने का ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसमें ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं होता। और द कंटेनर फ्रेट स्टेशन और क्लियरेंस बाय द कस्टम्स in respect of movements of goods within such area as are notified under clause D of sub rule, इतना ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसर्न स्टेट, स्टेट वाले जिस एरिया को नोटिफाई करेंगे उस एरिया में ई वे बिल मैंडेटरी नहीं होगा। डेट्स व्हेन ई वे बिल रिलीज्ड, कब रिलीज हुआ था? ई वे बिल का प्रोविजन कब आया था? ऑन इंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज,
1 अप्रैल 2018 में, और ये 3 जून 2018 को आया था। रेस्ट्रिक्शन ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल, कुछ केसेस में जीएसटी वे बिल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जनरेट करने के लिए। देखते हैं, नोटिफिकेशन डेटेड इतना, द सीबीआईसी हैज इशूड डेट नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 13 अप्रैल 2019 that notifies 21st June 2019 as the date of applicability of rule 138E। 138E में क्या लिखा हुआ है? Provision of Rule 138E were notified on 31st December 2018 if the SSC who is a composition dealer, अगर एक composition dealer वाला है, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है, composition has not filed GST return for 2 consecutive tax period, the e-way bill cannot be generated। अगर तुम अपना रिटर्न अपडेट नहीं रखोगे, 2 ठो रिटर्न में डिफॉल्ट कर दिए, तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। इन केस ऑफ अदर एसएससी जो कंपोजिशन में नहीं है, इफ दे डू नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, बाकी लोग अगर 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किए तो वो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हें ई-वे बिल जनरेट करना है तो तुम्हें अपने जीएसटी रिटर्न्स को अपडेटेड रखना पड़ेगा। जब तक तुम अपने जीएसटी रिटर्न्स को अपडेटेड नहीं रखोगे तो तुम ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? तो ई-वे बिल से रिलेटेड सारे प्रोविजंस मैं तुम्हें बता दिया हूँ। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है, ई-वे बिल का क्वेश्चन आ सकता है। पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखना है। हम 100% सिलेबस कवरेज कराएंगे, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस, सभी चीज़ों के साथ। बस हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।